हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आज आपको एक दुखद खबर मिल चुकी होगी। तो फिर आप अच्छे तो कैसे हो सकते हैं? एक कोई भी देशभक्त हो, कोई भी देशवासी हो, वो इस खबर को सुनकर के शायद ही अच्छा रह पाए। जैसा कि आपने अभी तक आपको खबर मिल चुकी होगी कि हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ 12 या 13 जो अदर सोल्जर्स थे, जो जवान थे, जो वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए हैं। आज शाम को ही ये दुर्घटना हुई, आज शाम को ही इसकी खबर मिली। और अभी कुछ ही देर पहले जनरल बिपिन रावत की और उनकी पत्नी की डेथ की जो है खबर मिली हमें। इसलिए ये देश को एक अपूर्णीय स्थिति है, एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। मैं पूरे लीगल सुपरफास्ट परिवार की ओर से, पूरे भारतवर्ष की ओर से जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ शहीद हुए दूसरे सोल्जर्स को सैल्यूट करता हूँ। उनको एक अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, भारत माता उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये लॉस सहन करने की शक्ति दे। मित्रों, आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं और जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 76 के तहत हमारे यहाँ पर एक अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट की जाती है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टॉप मोस्ट लीगल अफसर होता है या लॉ ऑफिसर होता है। कई बार अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जाता है कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन कौन होता है, या टॉप मोस्ट लीगल ऑफिसर लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा वो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसे हम हिंदी में महान न्यायवादी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है, भारत सरकार का एडवोकेट भी कहा जाता है, क्योंकि वो भारत सरकार को लीगल मैटर्स में हेल्प करते हैं, सलाह देते हैं। भारत सरकार की तरफ से देश की किसी भी कोर्ट के अंदर केस लड़ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है अटॉर्नी जनरल की, वो क्या होती है कि अटॉर्नी जनरल उसी को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफ़िकेशन रखता हो। आर्टिकल 124 में हमें सुप्रीम कोर्ट के जज की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दे रखी है कि वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो। तो सेम वही क्वालिफ़िकेशंस अटॉर्नी जनरल यानी हमारे भारत के महान महान न्यायवादी की होती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल की क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, तो ध्यान रखिएगा 76 आर्टिकल 76 में कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं दे रखी। एक ही क्वालिफ़िकेशन दे रखी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होना चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन होती है, प्रेसिडेंट साहब इसको अपॉइंट करते हैं और ये कब तक अपने पोस्ट पर रहते हैं इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये अपने पोस्ट के ऊपर रह सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है हमारा आर्टिकल 76। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल 76 को। ये देखिए क्या कह रहा है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत के लिए एक महान न्यायवादी। द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अपॉइंटेड टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया। यानी प्रेसिडेंट साहब किसको अपॉइंट करेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट करेंगे? हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई है, जज के रूप में
अपॉइंट किए जाने के लिए क्वालिफाइड है, यानी उसके पास क्वालिफिकेशन क्या है, वही क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती हैं। भाई या तो वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर जो है 10 साल वो एज एन एडवोकेट वहाँ पर प्रैक्टिस की हो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यानी अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होती है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल। अब ये देखिए क्लॉज 2 जो है वो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ के बारे में, उसके कामों के बारे में बात करता है। क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटीज ऑफ the Attorney General to give advice to the Government of India upon such legal matters and to perform such the duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the President, or to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force। यानी क्या कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब होंगे, उनकी क्या ड्यूटी होगी कि वो पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है लीगल मैटर्स पर अपनी एडवाइस देंगे, अपनी सलाह देंगे। और अगर प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अगर कोई लीगल वर्क या उनको कोई ड्यूटी लीगल, ये लिख रखा ना इधर, एंड टू परफॉर्म सच द ड्यूटीज ऑफ ए लीगल करेक्टर एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऐसी कोई भी लीगल ड्यूटीज जो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा टाइम टू टाइम उनको असाइन की जाए, वो सारी वो पूरी करेंगे। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेन काम क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर अपनी एडवाइस देना, और प्रेसिडेंट साहब उनको जो भी लीगल ड्यूटीज़ देंगे, जो भी उनको लीगल वर्क देंगे, उसको वो परफॉर्म करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो अपना आर्टिकल 76 का क्लॉज 2 है वो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, या फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कोई अदर कोई ड्यूटीज या किसी अन्य लॉ के तहत, अदर लॉ के तहत कोई ड्यूटी दी जाएगी या कोई फंक्शन दिया जाएगा तो उसको भी वो पूरा करेंगे। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 76 क्लॉज 3, इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़। अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते समय द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल के पास क्या होगा, अटॉर्नी जनरल जो है अपनी ड्यूटी करते समय किस इंडिया की टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में जो है राइट ऑफ ऑडियंस यानी अपनी सुनवाई का अधिकार रखते हैं, यानी वो जो है किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। ठीक है, केस की सुनवाई में जा सकते हैं, ये हमारा क्लॉज 3 कहता है। उसके बाद देखिए अगला क्लॉज 4 क्या कहता है। अब क्लॉज 4 जो उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है, द अटॉर्नी जनरल शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पोस्ट पर रहेंगे। एंड शेल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। और जो रेम्यूनरेशन जो सैलरीज वगैरह होगी वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना, यानी अटॉर्नी जनरल की कोई फिक्स सैलरी नहीं है, उनको वही सैलरी या रेम्यूनरेशन दिए जाएंगे जो कि प्रेसिडेंट साहब के द्वारा फिक्स किए जाएंगे, डिटरमाइन किए जाएंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 76 था जो कि हमने किया। ठीक है, जो कि हमारा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बारे में बात करता है। ध्यान रखिएगा, अभी जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करंट में कौन है, श्री के वेणुगोपाल राव जी हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की, कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किए जाने के लिए क्वालिफाइड। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन जो आर्टिकल 124 में दे रखी है, इसके बराबर में आप आर्टिकल 76 के बराबर में लिख लीजिए, रीड विद आर्टिकल 124। और ध्यान रखिएगा आर्टिकल 76 जो है आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 165 वो एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है। जैसे जो रोल जो है सेंटर में यूनियन में अटॉर्नी जनरल का होता है, वही रोल स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल का होता है। तो इसके बराबर में आप एक तो लिख लीजिए रीड विद आर्टिकल 124, और दूसरा लिख लीजिए रीड विद आर्टिकल 165। ठीक है, आर्टिकल 165 जो कि एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होती है कि वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए।
ठीक है, तो यही दो मेन उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। इसको हम हिंदी में और पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है ये। आज वैसे मन तो नहीं करा यार, इतनी बड़ी दुर्घटना देख करके, इतना बड़ा यार देश का इतना बड़ा लॉस देख करके। भारत का महान्यायवादी, ये रहा ना, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, आर्टिकल 76 क्या कहता है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया भारत का महान्यायवादी। क्लोज वन देखिए इसका, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी जज नियुक्त होने के लिए अर्हित, अर्हित का मतलब क्वालिफाइड, किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। यानी उसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिक्विजिट है, जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन वो उसकी होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति को उसको समय समय पर निर्देशित करे, यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा उसको डायरेक्ट किए जाए, और उन कृत्यों का निर्वहन करे, यानी उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करे जो उसको इस संविधान या तत्सम्मत का मतलब जो आपका क्या कहते हैं, तत्सम्मत प्रवृत्ति का मतलब होता है ये द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एट दैट टाइम, जो भी उस समय पर जो लॉ हो, ठीक है, उसके अनुसार वो काम करे, प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए। यानी क्या कहते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भारत सरकार को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर सलाह देगा, ऐसे लीगल मैटर्स पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति के द्वारा उसको असाइन किए गए हों या फिर जो है संविधान या किसी अन्य लॉ के तहत उसको असाइन किए गए हों, ऐसे वो कार्य करेगा वो, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, क्लॉज थर्ड देखते हैं, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में यानी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में भारत के राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी के अंदर में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। सुनवाई का अधिकार वही राइट टू ऑडियंस की जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो इंडिया की टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जो है उनको सुनवाई का अधिकार होगा, यानी वो सुनवाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं, मतलब केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीधी सी बात ये है। उसके बाद अगर देखते हैं कि क्लोज 4 क्या कहता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक का मतलब रेम्यूनरेशन प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। यानी अटॉर्नी जनरल की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, उसको वही सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें और इसके बराबर में आप लिख लीजिए, रीड विद आर्टिकल 124 जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज की क्वालिफिकेशन दी हुई है, और दूसरा इसके बराबर में लिख लीजिए आर्टिकल 165 के साथ इसको पढ़े, रीड विद आर्टिकल 165 जो कि एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता के बारे में बात करता है। और एडवोकेट जनरल मैंने आपको बता दिया कि वो हर स्टेट के अंदर होता है, ये यूनियन का होता है, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल का होता है, और जो एडवोकेट जनरल होता है वो आपका स्टेट का होता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 76 जो कि दोनों भाषाओं में हो गया है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे यार, मन नहीं कर रहा आज, थोड़ा सा ये बड़ी गलत खबर मिल गई यार, देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसमें। एक हमारे CDS चले गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे 13-14 जवान चले गए उनके साथ, तो वाकई में बहुत बड़ा लॉस है ये हमारे देश के लिए। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उन सभी सोल्जर्स के लिए ग्रैंड सैल्यूट इस लीगल सुपरफास्ट परिवार की ओर से, उनको ग्रैंड सैल्यूट है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को जो लॉस हुआ है उसको उनको सहन करने की शक्ति दे, और
अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और महिलाओं का सम्मान करें, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें, अपने सैनिकों का सम्मान करें जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, अपने सुरक्षा बलों का सम्मान करें और कोरोना के विरुद्ध कोरोना का जो अपना वैक्सीनेशन है वो समय पर करवाएं ताकि सरकार और प्रशासन के इस कोरोना के विरुद्ध अभियान में अपना हम योगदान दे सकें और कोरोना के इस नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, खुद भी सावधान रहें, दूसरों को भी करें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। और फिर एक बार अंत में आज जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए श्रद्धांजलि। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।